हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। फिजिक्स में हम डिस्कस करेंगे आज एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज है काफ़ी अच्छे लेवल के एक्सरसाइज है। आज लॉज ऑफ मोशन की हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज आप देखो इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी एक स्टैंडर्ड लेवल है। 11th के स्टूडेंट्स के तो एनसीईआरटी है ही, बट साथ साथ नीट और जेई वाले जो बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को, इस सॉल्यूशंस को अच्छे से देखें। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 1। मैंने कहा आपको फिफ्थ चैप्टर नंबर 5 है तो 5.1 गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन। तो अलग अलग कंडीशन दे रखी है। नेट फोर्स की डायरेक्शन पूछी है, नेट फोर्स की वैल्यू और डायरेक्शन आपसे पूछी है। मैग्नीट्यूड भी पूछा है, डायरेक्शन भी पूछी है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग विथ कांस्टेंट स्पीड। अब जो रेन ड्रॉप है अगर वो कांस्टेंट स्पीड से फॉल हो रही है तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा। आपको पता है फोर्स इक्वल्स टू ma पढ़ा है आपने। अगर फोर्स अवेलेबल है, फोर्स कहीं भी होता है, इसका मतलब वहाँ पर एक्सेलरेशन भी होना ज़रूरी है। अगर कहीं भी आपको दें कांस्टेंट स्पीड अगर है तो कांस्टेंट वेलोसिटी अगर है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। इसमें आपको दे रहा है ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विथ कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड से वर्टिकली फॉल डाउन हो रही है तो नेट फोर्स क्या होगा, इस पर जीरो होगा। सो रेन ड्रॉप के लिए हम क्या लिखेंगे, नेट फोर्स क्या होगा, इसका जीरो होगा। ठीक है, सो इसके अंदर नेट फोर्स आएगा जीरो। फर्स्ट केस में नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से फॉल कर रही है। ग्रेविटेशन पुल तो है बट एयर का जो उसमें फ्रिक्शन होता है, ड्रैग फोर्स होता है, वो उसको इक्वेट करता है। रेन ड्रॉप की हम बात करें इस तरह से, तो ड्रॉप का वेट होता है mg। ठीक है, अब एयर की वजह से जो इस पर फ्रिक्शन लगेगा, एयर की वजह से जो फोर्स लग रहा है, विस्कस फोर्स कह लें, वो लगता है Fv अपवर्ड, विस्कस फोर्स। ठीक है, तो एयर का जो अपथ्रस्ट फोर्स होगा वो भी अपवर्ड लगता है। बट ओवरऑल आप देखोगे कांस्टेंट स्पीड क्या होती है, जीरो, इसलिए नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो सेकंड केस देखो, अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर। तो वाटर पे फ्लोट करने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्लोट कर रहा है, दैट मीन्स वो सिंक नहीं हो रहा, डूब नहीं रहा है। इसका मतलब कोई भी चीज़ अगर आप देखो फ्लोट करती है, तो फ्लोट करती है इस तरह से, कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले ले जो फ्लोट करता है वाटर सरफेस पर, इसका वेट हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट होता है mg, बट वाटर का जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो लगता है अपवर्ड्स, अपथ्रस्ट फोर्स। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल अपोजिट होते हैं। नेट फोर्स फिर से क्या होगा, जीरो होगा इन दोनों केस में। फर्स्ट केस में भी नेट फोर्स जीरो है और सेकेंड केस में भी नेट फोर्स जीरो है। ठीक है, थर्ड, अ काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। अब काइट की बात करें जो स्टेशनरी है स्काई में, तो आप समझते हो आपने उसको होल्ड किया हुआ है। स्ट्रिंग जो आपके पास है काइट से बंधी हुई, उसको आपने खींचा हुआ है, होल्ड किया हुआ है। अगर आप छोड़ोगे तो स्टेशनरी नहीं होगी, फिर तो चली जाएगी। तो काइट पर एक एयर फोर्स लगता है दूर ले जाने के लिए, और आपका स्ट्रिंग से जो फोर्स लग रहा है, आप खींच के रखे हो, उसको होल्ड किया हुआ है, एक फोर्स आपने लगा रखा है टेंशन टुवर्ड्स यू। तो नेट फोर्स फिर से देखो आप, बिकॉज स्टेशनरी है तो नेट फोर्स इस पर भी क्या होगा, जीरो होगा। काइट के केस में भी दो फोर्सेस लगेंगे। काइट के केस में टू फोर्स एक्ट होते हैं। एक फोर्स जो स्ट्रिंग से बंधा हुआ आपकी तरफ, एक एयर का फोर्स होगा, एयर का जो प्रेशर होगा, एयर फोर्स वो होगा दूर की तरफ, और स्ट्रिंग से जो आपने होल्ड किया हुआ टेंशन वो होगा आपकी तरफ। ये भी इक्वल अपोजिट होंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, देन डी, अ कार मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 30 km/h ऑन अ रफ रोड। अगेन यहाँ पर देखो आप क्या दे दिया, कांस्टेंट वेलोसिटी। वैसे आपने पढ़ लिया रफ रोड है, रफ रोड है मतलब फ्रिक्शन लगेगा। तो फ्रिक्शन क्या करता है, कार को फ्रिक्शन जो होगा वो कार पर पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन, और कार का जो इंजन होगा वो आगे की तरफ फोर्स लगाएगा जो फ्रिक्शन के इक्वल होगा और फ्रिक्शन को कैंसिल करेगा। तभी उसकी स्पीड क्या होगी, 30 km/h मेंटेन रहेगी। अदरवाइज कार अगर एक्सेलेरेट नहीं करेंगे तो रफ रोड क्या करेगा, कार को धीरे धीरे स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो इस कार के केस में भी दो इक्वल अपोजिट फोर्सेस हैं। एक फोर्स लग रहा है रफ रोड का फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में, और एक कार का इंजन जो एक्सीलरेट कर रहा है वो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दोनों इक्वल अपोजिट हैं, इसीलिए इसकी वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है। तो इसमें भी नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक है,
नेक्स्ट ई देखो, अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इज इन स्पेस फार अवे फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बहुत फार अवे है। अब फार अवे है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से, न्यूक्लियस से बहुत दूर है, इसका मतलब कोई अट्रैक्शन न्यूक्लियस का नहीं लगेगा। फिर ये ऑल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से ही फ्री है, तो इस पर ना तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ना ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, ना इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा बिकॉज इट इज़ फार अवे। तो नेट फोर्स इस पर भी क्या होगा, जीरो होगा। तो आपको जीरो नेट फोर्सेस की, नेट फोर्स जीरो के केस 5 केसेस में स्टडी कराए हैं। इन 5 केसेस में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो 5.2, अ पेबल ऑफ मास 0.05 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। पेबल को अपवर्ड थ्रो किया है। गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड और नेट फोर्स ऑन द पेबल। इस पेबल पर लगने वाला नेट फोर्स आपको फिर डिस्कस करना है। इस केस में भी आपसे नेट फोर्स पूछा है। तो सबसे पहले आपको पता है इसका मास दे दिया। तो एक तो जो मास होता है, मास की वजह से जो फोर्स क्रिएट होता है, ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वो होता है वेट। तो वेट हम कैलकुलेट करें पहले, तो वेट W इक्वल्स टू होता है mg। मास कितना दे दिया 0.05 इंटू जी हम 10 ले लें अप्रॉक्स, तो आएगा 0.5 न्यूटन डाउनवर्ड्स। ये वेट तो हमेशा एक्ट होगा पेबल पे आप थ्रो करोगे तो। ठीक है। अब कहाँ पर फोर्स पूछा है देखो, फर्स्ट ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन। ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन, जब पेबल अपवर्ड मूव करेगा तो ड्यूरिंग इट्स मोशन उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, वेट। कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड्स। ठीक है। ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन, जब वो डाउनवर्ड मोशन करेगा तब भी सेम क्या लगेगा, वेट। कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड्स। ठीक है। थर्ड, एट द हाइएस्ट पॉइंट व्हेन इट इज मोमेंटरीली एट रेस्ट। एट हाइएस्ट पॉइंट, अब देखो अपवर्ड मोशन ऐसे होगा, अपवर्ड मोशन यहाँ पर जाके स्टॉप होगा, यहाँ पे इसकी स्पीड खत्म हो गई और यहाँ से रिटर्न हो रहा है। तो ये अपवर्ड मोशन है, डाउनवर्ड मोशन है, और ये है पार्ट सी एट द हाईएस्ट पॉइंट जब इसकी स्पीड क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट व्हेन इट इज मोमेंटरी रेस्ट, तब भी कौन सा फोर्स लगेगा, सेम। इसने बोला डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड निकालो, तो थर्ड केस में भी आपका आंसर आएगा W डाउनवर्ड्स। W कितना है आपको पता है, W की वैल्यू आपको पता है 0.5 न्यूटन है। ठीक है। तो फर्स्ट केस में भी वेट 0.5 न्यूटन डाउनवर्ड्स, सेकेंड केस में भी 0.5 न्यूटन डाउनवर्ड्स, थर्ड केस में भी हाईएस्ट टॉप पॉइंट पर रेस्ट में है तो भी ये दोनों मोशन दिया है, ये टॉप पोजीशन पर वो रेस्ट में तो भी उस पर फोर्स कंटिन्यूसली एक्ट होता रहेगा 0.5 न्यूटन डाउनवर्ड्स। ठीक है। इन तीनों केस का आंसर एक ही है, W वेट 0.5 न्यूटन डाउनवर्ड्स। अब आपसे पूछा लास्ट में, डू योर आंसर्स चेंज इफ द पेबल वाज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इग्नोर एयर रेजिस्टेंस। हम देख लो इसमें एयर रेजिस्टेंस इसने इग्नोर करने को बोला है, हमने कहीं भी एयर रेजिस्टेंस लिया नहीं है इसमें। ठीक है। अच्छा, इसका देखो, डू योर आंसर्स चेंज इफ द पेबल वाज थ्रोन एट एन एंगल 45 डिग्री। अब पेबल को अपवर्ड थ्रो किया, ऊपर जाके वापस नीचे आया। ठीक है। अगर आप 45 पे थ्रो कर देते तो कौन सा मोशन होता, ये मोशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की हम बात करें अगर, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आप देखो ग्राउंड से 45 डिग्री पे थ्रो करोगे पेबल तो ये वापस ग्राउंड पे आएगा। तो ये अपवर्ड मोशन, फिर ये टॉप पोजीशन ये वाली, और ये डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, कि प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ। अब कहाँ पर आपका आंसर चेंज होगा इसमें, वेट तो कंटिन्यूसली यही होगा। ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा वेट, कौन सा फोर्स एक्ट होता है, ग्रेविटेशन। तो W क्या होगा, सेम लगता रहेगा, चाहे ऊपर जा रहा हो, चाहे टॉप पे हो, चाहे डाउनवर्ड आ रहा हो, वेट वही रहेगा। तो आपका फोर्स की बात करें तो डायरेक्शन में और वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। ठीक है। बट एक चेंज जरूर है कि जब आप 45 डिग्री पर थ्रो करोगे तो हाईएस्ट पॉइंट पर ये रेस्ट में नहीं आएगा। इस केस में हाईएस्ट पॉइंट पर रेस्ट पे आ गया था, वहाँ से टर्न होता है। बट इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड होती है v cos 45 डिग्री, जो टॉप पॉइंट पे भी बनी रहेगी। टॉप पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, vy तो होगा जीरो, क्योंकि इस केस में तो केवल vy था वर्टिकल केस में। अब प्रोजेक्टाइल में क्या होगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिक्स होता है। तो हॉरिजॉन्टल जो भी स्पीड इसकी शुरू में थी वो मेंटेन रहेगी, v cos 45 vx। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन में और इस तरह के 1D मोशन में, जिसमें पेबल ऊपर जाके वापस नीचे आएगा। इसमें भी पेबल ऊपर जाके नीचे आया, बट पाथ कैसा हो गया, चेंज, प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो स्लाइटली बस थोड़ा सा आप कह सकते हो इसमें 45 डिग्री पर टॉप पॉइंट पर वो रेस्ट में नहीं आएगा,
बाकी सब सेम है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 5.2। कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है 5.3 देखो, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टोन ऑफ मास 0.5 kg। अगेन नेट फोर्स का चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन का, इसलिए फोर्सेस को डिस्कस किया जा रहा है। अलग अलग केसेस के फोर्सेस हैं, अलग अलग आपको बताना है नेट फोर्स कितना लग रहा है, क्या डायरेक्शन है। सो अगेन ये क्या है, स्टोन दे दिया, स्टोन मास क्या दे दिया 0.1 kg, तो इसका भी वेट निकाल सकते हैं, स्टोन का वेट। तो स्टोन का जो वेट होगा W इक्वल्स टू क्या होता है mg, तो m कितना है, m है 0.1 kg इंटू जी ले लिया 10, तो ये आ गया 1 न्यूटन डाउनवर्ड्स। वेट ऑफ द बॉडी तो हमेशा एक्ट होता रहेगा, इसमें आएगा वेट कितना 1 न्यूटन डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो स्टोन का मास 0.1 kg है, इसलिए इस पर जो वेट आएगा वो आएगा 1 न्यूटन डाउनवर्ड्स। ठीक है, ठीक है, तो वेट आपने कैलकुलेट कर लिया। अब देखते हैं क्या होता है, किस केस में इसकी बात की गई है। फर्स्ट केस देखो, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ स्टेशनरी ट्रेन। अब यहाँ पर ट्रेन को यूज़ किया गया, ट्रेन के विंडो से आप थ्रो कर रहे हो, तो ट्रेन के चलने से या ट्रेन के एक्सेलरेशन से एक फोर्स यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करेंगे, वो है स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स होता है F इक्वल्स टू एम ए, डायरेक्शन लिखूँ तो F इक्वल्स टू आएगा वेक्टर फॉर्म में, तो -ma, वेयर A इज एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। ट्रेन का एक्सेलरेशन होता है और स्यूडो फोर्स बॉडी पर लगता है अपोजिट डायरेक्शन में। आप ऐसा मान सकते हो, देखो ट्रेन हो, कार हो, कोई भी एक प्लेटफॉर्म लिया हमने, ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन A राइट में है, तो उसके ऊपर रखा हुआ जो ब्लॉक होता है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है, इस पर स्यूडो फोर्स लगेगा बैक डायरेक्शन में। ये है आपका स्यूडो फोर्स F इक्वल्स टू ma। डायरेक्शन अपोजिट इसलिए माइनस लगाते हैं। A क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन या फिर एक्सेलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म। तो स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। बट फर्स्ट केस में देखो, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो स्टेशनरी ट्रेन। अब स्टेशनरी ट्रेन में क्या होगा, A आपका 0 होगा। ठीक है, तो A 0 होगा तो स्यूडो फोर्स F इक्वल्स टू ma वो भी 0 हो जाएगा। तो फिर कौन सा फोर्स एक्ट होगा, ओनली वेट W जो होता है 1 न्यूटन का, होगा डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड्स। तो स्टेशनरी ट्रेन के विंडो से अगर हम कोई स्टोन ड्रॉप करते हैं तो उस पर एक ही फोर्स लगेगा, वो होगा उसका वेट। राइट, सेकंड देखो, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ ट्रेन रनिंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। पहले केस में दे दिया आपको स्टेशनरी ट्रेन, तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0, A 0 होगा। सेकंड केस में दे दिया कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेन मूव कर रही है। अब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, आपको पता है, तो A इक्वल्स टू, आप जैसा आपको पढ़ा है, A इक्वल्स टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज क्या है, 0 है, कांस्टेंट वेलोसिटी दी है, दैट्स वाई एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा ट्रेन का। अब ट्रेन का एक्सेलरेशन 0 है, तो आप बताओ स्यूडो फोर्स क्या होगा, ट्रेन का एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो स्यूडो फोर्स अगेन क्या होगा, 0 होगा। अगेन इसमें ओनली वेट लगेगा, वो कितना है, 1 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया सेकेंड केस। थर्ड देखो, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ ट्रेन एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ ट्रेन एक्सेलरेटिंग विद 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जस्ट आफ्टर मतलब ड्रॉप करने के जस्ट बाद इसका क्या फोर्स एक्ट होगा। अब आप देखो, जो स्टोन है, स्टोन इसका एक तो वेट होता है डाउनवर्ड्स, ये आ गया W, कितना है 1 न्यूटन का। 1 न्यूटन का वेट जो है ना इसका, वो तो डाउनवर्ड्स लग ही रहा है। अब स्टोन को ड्रॉप करेंगे, ट्रेन एक्सेलरेटिंग है, ट्रेन का एक्सेलरेशन दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उस पर स्यूडो फोर्स लगेगा। स्यूडो फोर्स लगेगा ट्रेन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ट्रेन का सपोज करें मूवमेंट आगे की तरफ है, तो स्टोन पर स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। तो स्यूडो फोर्स कितना है, स्यूडो फोर्स होता है F इक्वल्स टू ma। स्यूडो फोर्स क्या होता है, ma होता है, तो m तो है इसका 0.1 और A कितना दे दिया 1, तो फोर्स कितना लग गया 0.1, एक और फोर्स लगा, तो ये आ गया 0.1 न्यूटन इस तरफ, और 1 न्यूटन लग रहा है डाउनवर्ड्स जो उसका वेट है। ठीक है, तो इस केस में, थर्ड केस में, बॉडी पर ड्रॉप फ्रॉम द विंडो, जब ट्रेन एक्सेलरेटेड है तब स्टोन पर 2 फोर्सेस लगेंगे, 1 न्यूटन
वेट डाउनवर्ड्स एंड 0.1 न्यूटन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो ये दो फोर्सेस लगेंगे, दो फोर्सेस, दोनों का आपने वैल्यू लिख दिया, दोनों की डायरेक्शन आपने लिख ली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखो डी केस में बोला है, केस डी में lying on the floor of a train which is accelerating with 1 meter per second square, the stone being at rest relative to train, neglect air resistance throughout। air resistance throughout उसने लिया ही नहीं है, किसी में भी नहीं लिया, एयर को हम अब यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। बट आप देखो ट्रेन के फ्लोर पर बॉडी है आपका, ट्रेन की फ्लोर पर lying on the floor which accelerating, the stone being at rest relative to train। स्टोन फ्लोर पर रख दिया गया है, राइट, और ट्रेन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रही है, फिर भी आपको बोला द स्टोन बीइंग एट रेस्ट रिलेटिव टू ट्रेन, स्टोन फिर भी आपका रेस्ट में है। तो उसको थोड़ा समझते हैं, देखो इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा आप समझें इसको, कि जो ट्रेन का जो फ्लोर है, ये वाला ये फ्लोर है, यहाँ पे स्टोन रख दिया, तो स्टोन का एक तो वेट एक्ट होगा कितना 1 न्यूटन, वो हमने निकाला। ट्रेन एक्सेलेरेट हो रही है आगे की तरफ, ट्रेन क्या है एक्सेलेरेट हो रही है आगे की तरफ, ट्रेन का एक्सेलेरेशन भी दे रखा है आपको, ट्रेन का एक्सेलेरेशन कितना है, ट्रेन का एक्सेलेरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने स्यूडो फोर्स निकाला, स्यूडो फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट पर एक्सेलेरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, मास है 0.1, एक्सेलेरेशन है 1, तो ये फोर्स कितना आया 0.1 न्यूटन, 0.1 न्यूटन का फोर्स आएगा स्यूडो फोर्स, वेट होगा 1 न्यूटन का, 0.1 न्यूटन का। फिर भी आप देखो बोला है कि जो स्टोन है वो ट्रेन के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो इसका मतलब अगर ये स्टोन पीछे की तरफ जाना भी चाहेगा इस फोर्स की वजह से, तो यहाँ पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, फ्लोर की वजह से क्या लगेगा, फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन लगेगा। अभी जो फ्रिक्शन लगेगा ये इसको जाने नहीं दे रहा है, इसका मतलब स्यूडो फोर्स, ये जो स्यूडो फोर्स हमने बनाया ये स्यूडो फोर्स है और ये फ्रिक्शन है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो अब आप देखोगे इस स्टोन पर, ये जो स्टोन है आपका, इस पर स्टोन की बात करें, इधर लग गया 0.1 न्यूटन, 0.1 न्यूटन क्या है, ये स्यूडो फोर्स है, 0.1 न्यूटन स्यूडो फोर्स F, उधर लग गया फ्रिक्शन, वो भी कितना होगा, बिकॉज स्टोन फ्लोर पर रेस्ट में है तो फ्रिक्शन भी लगेगा 0.1 न्यूटन, और इसका वेट कितना हो गया 1 न्यूटन डाउनवर्ड्स। तो ये तो इक्वल अपोजिट हो गए, कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट फोर्स इन दिस केस वो क्या होगा, अगेन वेट होगा 1 न्यूटन डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो इस केस का भी आंसर क्या है 1 न्यूटन डाउनवर्ड्स। तो ये फोर्स के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, अलग अलग तरह के आपसे पूछा है, अलग अलग केसेस में फोर्स कितना लगेगा, क्या डायरेक्शन होगी, क्या मैग्नीट्यूड होगा। नाउ नेक्स्ट देखो 5.4, one end of the string of length L is connected to a particle of mass m and the other to a small peg on a smooth horizontal table. If the particle moves in circle with speed v, the net force on the particle directed towards the center। पहली बात आप देखो, ये जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है टी एम वी स्क्वायर अपॉन एल, टी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन एल, इस तरह का ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन आते हैं, ये जो ऑप्शन आप देख रहे हो ये वाले, ये होते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, जैसे ये स्ट्रिंग है और यहाँ ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका वेट कितना होता है mg, नीचे की तरफ होता है, टेंशन होता है t, ठीक है, और ये v स्पीड से मूव कर रहा होता है। तो इसमें हम पढ़ चुके हैं t माइनस एम जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल, इस तरह का केस हमने पढ़ा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। बट आप ध्यान से देखो, इसने बोला है हॉरिजेंटल टेबल पर, हॉरिजेंटल टेबल पे वो जो है ऑब्जेक्ट जो है पार्टिकल जो है मास m का, वो सर्कुलेट कर रहा है, टेबल कैसी होगी हॉरिजेंटल। अब हॉरिजेंटल टेबल पे अगर m मास का पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसका एक एंड जो है लेंथ स्ट्रिंग जो एक एंड है वो इस पैक से बंधा हुआ है, स्मॉल पैक से, ठीक है, तो ये हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का जो मास होगा, ये आप देखो हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन है जो आपको दिख रही है, टेबल जो है आपकी, राउंड टेबल ले लेते हैं, इस तरह की टेबल है ये, इस टेबल पे यहाँ से इसको बांध दिया और ये m मास का पार्टिकल है, ये सर्कुलर मोशन करेगा इस टेबल पे इस तरह से, ठीक है। तो इस टेबल पे सर्कुलर मोशन करेगा तो पार्टिकल जो है इसका जो वेट होगा
mg, ये तो लगेगा टेबल पर, ठीक है। और स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग की जो टेंशन होगी वो होगी t, राइट। और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसकी स्पीड क्या आएगी, स्पीड घूमने की जो होती है वो है v स्पीड, राइट। तो आप देखो, इफ द पार्टिकल मूव्स द सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड v, कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स क्या लगेगा, तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स जो लगता है वो आपको दिख रहा है सेंटर की तरफ, ये है ना सेंटर, तो सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या है, T है। T क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग आपको यहाँ पर दी गई है, T इज अ टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस पर नेट फोर्स क्या लगा, नेट फोर्स एक्टिंग जो पार्टिकल पर होगा मस्ट बी इक्वल टू टेंशन T इन द स्ट्रिंग, और यही टेंशन इसको सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो T ही आपको पार्टिकल को मूवमेंट के लिए क्या प्रोवाइड करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आएगा T इक्वल्स टू mv²/L। तो क्या फोर्स एक्ट होगा सेंटर की तरफ, वो होगा ओनली T, ना तो T में माइनस करोगे, ना प्लस करोगे, ना जीरो, जीरो तो है ही नहीं, सेंटर की तरफ क्या फोर्स एक्ट हो रहा है, T, और यही T क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है पार्टिकल को घुमाने के लिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट, ओनली T। नाउ नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5, अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 20 kg मूविंग इनिशियली विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप। अब ये देखो आप न्यूमेरिकल, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा है, तो उसको मैं आपको बता दूं एक बार, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल्स टू आपने पढ़ा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, राइट। सेकेंड आपने इसको, अगर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं dP अपॉन dt, राइट। तो फोर्स के फॉर्मूले आपने पढ़े, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन प्रोवाइड करता है, फोर्स की कैलकुलेशन करवाता है आपसे, तो इसलिए फोर्स के अलग अलग फॉर्मूले आपको मिले। इसमें आप फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड फॉर्मूला आप देखो तो F इक्वल्स टू m dV/dt भी होता है, और F इक्वल्स टू m dV/dt को हम ma भी लिख सकते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है F इक्वल्स टू v dm/dt भी होता है, यहाँ पे dm/dt क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन मास होगा, dm/dt इज रेट ऑफ चेंज इन मास, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन मास दे रखा है आपको, राइट। सो F इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है डेल्टा P/डेल्टा T, अगर आप मोमेंटम में चेंज निकाल सकते हो, टाइम दे रखा हो तो फोर्स निकाल सकते हो, मोमेंटम आपको दे रखा हो वेरिएबल फॉर्म में तो आप उसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो, F इक्वल्स टू dP/dt। फिर आपको अगर फोर्स, अब आगे चलें तो P इक्वल्स टू आपको पता है मोमेंटम P इक्वल्स टू क्या होता है, mv होता है, ठीक है। तो मैं अगर mv पुट करता हूँ यहाँ पर और m कांस्टेंट है तो मैंने v आपने रखा dV/dt, तो dV/dt इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो ma हो जाएगा। तो F इक्वल्स टू ma एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, F इक्वल्स टू ma। और अगर v कांस्टेंट हुआ, मास चेंज हो रहा है, तो आप F इक्वल्स टू v dm/dt, ये मेन इंपॉर्टेंट चार फॉर्मूले मैंने आपको बताया, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। अब जैसे F इक्वल्स टू ma है तो F इक्वल्स टू ma का एक फॉर्मूला हम और बना सकते हैं, F इक्वल्स टू ma का, F इक्वल्स टू ma, a होता है वेलोसिटी में चेंज, v माइनस u अपॉन t, ये भी लिख सकते हैं। dV/dt, dV मतलब वही चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यहाँ आप कह सकते हो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये इस तरह से हम फॉर्मूले लगाकर फोर्स का कोई भी न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एक कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन is applied a body of mass 20 kg moving initially with speed of 15 meter per second, how long does the body take to stop। ठीक है, इसमें आप देखोगे जो न्यूमेरिकल दिया है आपको, इसमें आपको पूछा है हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, इसका मतलब कितना टाइम लेगी रुकने के लिए, तो आपसे टाइम पूछा है। हम क्या करें इसमें, आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं इस केस में, इस न्यूमेरिकल में, F इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो फोर्स कितना दिया है 15 न्यूटन, मास कितना है 20 kg, इनिशियल स्पीड कितनी है 15, तो फाइनल क्या है, फाइनल स्पीड क्या होगी इसकी 0 है, तो फाइनल स्पीड 0 है, तो फिफ्थ वाला फॉर्मूला यूज़ करें। फोर्स कितना है 50, ठीक है, मास कितना है 20, m की जगह f की जगह 50, m की जगह क्या हो गया 20, फोर्स कैसा है रिटार्डिंग फोर्स है, तो रिटार्डिंग को मैं -50 लिखूँगा। ठीक है,
-50 क्या होता है, रिटार्डिंग है, रोकता है, इसलिए -50 लिख दिया। फाइनल स्पीड क्या है, अगर फाइनली बॉडी रुक जाती है तो इसका मतलब फाइनली स्पीड क्या होगी, 0, स्टॉप होगी ना, तो स्पीड फाइनल क्या होगी, 0। इनिशियल स्पीड दे रखी है आपको 15 से स्टॉप करना है, और टाइम सपोज कर ले हम t, ये t हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या कैंसिल हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल कर लें, 2 को इधर डिवाइड कर दो तो -5/2 हो गया, इक्वल्स टू इधर बचेगा माइनस का 15/t। अब आप माइनस से माइनस भी कैंसिल कर दो, t की वैल्यू चाहिए आपको, 5 से 15 कैंसिल कर दो, 5 से 15 कितनी बार कैंसिल होगा, 3 टाइम्स, तो t इधर ले जाएं, 2 को उधर ले जाएं, 3 से मल्टीप्लाई करें, आएगा 6 सेकेंड्स, ठीक है। तो आंसर आया इसका 6 सेकेंड्स, राइट। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व किया। चले नेक्स्ट देखो आगे, अगला क्वेश्चन देखो, सेम कॉन्सेप्ट है फोर्स का, कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg। अब आप करना है, देखो कैसे करना है न्यूमेरिकल, कुछ स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर निकालना हो तो आपने लास्ट क्वेश्चन किया, स्टेप वाइज करना हो तो इस तरह से करें। देखो आप कैसे करते हैं, कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg। तो सबसे पहले तो आप मास लिख लो, मास कितना दिया है, 3 kg, चेंजेस इस स्पीड फ्रॉम 2 to 3.5, तो उसका मतलब u इनिशियल स्पीड है वो है 2 मीटर पर सेकेंड, फिर आपको दिया है फाइनल स्पीड चेंज हो गई 2 से कितनी हो गई 3.5 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम में हो गई, टाइम भी हम निकाल सकते हैं, टाइम भी हमें दे रखा है वो है 25 सेकेंड्स, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब मोशन की जो डायरेक्शन है बॉडी की वो चेंज नहीं होगी। ये 3 kg की बॉडी है, इसकी स्पीड कंटिन्यू रहेगी, चलती रहती है, फोर्स लगा दिया, कांस्टेंट फोर्स पीछे से फोर्स लगाया आपने इस पर, कांस्टेंट फोर्स F, जो इसकी स्पीड को क्या कर देगा, 2 से 3.5 कर देगा इन 25 सेकेंड्स। पुश कर रहे हैं, फोर्स पुश कर रहा है, डायरेक्शन चेंज होनी नहीं है, पुश करेगा तो इसकी स्पीड 2 से 3.5 हो जाएगी। अब आपसे क्या पूछा है, देखो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों निकालना है, तो फोर्स लिखें F इक्वल्स टू m v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी, इसको कंप्लीट वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो मैं इसको वेलोसिटीज को भी मैं वेक्टर मतलब डायरेक्शन फॉर्म में लिखूंगा। अब आप एक डायरेक्शन सपोज कर लो, ये वाली ये डायरेक्शन है, ठीक है, तो ये डायरेक्शन को हम लिखेंगे आई कैप, तो इस डायरेक्शन को क्या लिखोगे, माइनस आई कैप, ये डायरेक्शन अपवर्ड जो होगी जे कैप, डाउनवर्ड जो होगी माइनस जे कैप। तो यूनिट वेक्टर से यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप, कैप, इनको हम डायरेक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं। आई कैप एक्स डायरेक्शन के लिए, जे कैप वाई डायरेक्शन के लिए, और के कैप जेड डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो आप मुझे बताओ वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो u क्या लिखोगे, u आएगा 2 आई कैप, v क्या होगा 3 आई कैप, राइट। वेक्टर, ये दो क्वांटिटीज वेक्टर हैं। अब हमें फोर्स चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, वेक्टर फॉर्म चाहिए फोर्स का, तो हम ऐसे निकालेंगे F इक्वल्स टू मास कितना है 3 kg, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 3.5 आई कैप, इनिशियल कितना था 2 आई कैप, टाइम कितना लगा 25 सेकेंड्स। अब 3.5 आई कैप में से 2 आई कैप माइनस करोगे तो आएगा 1.5 आई कैप, ये आ गया 3 इंटू 1.5 आई कैप अपॉन 25, ठीक है। तो आप देखो इसमें हमने वेक्टर फॉर्म काम में लिया, तो वेक्टर फॉर्म में काम में लेने से क्या हुआ कि प्रॉब्लम आपकी फोर्स की जो डायरेक्शन की प्रॉब्लम थी वो आपकी दूर हो गई। डायरेक्शन फोर्स की देखो पहले से लिखी आ रही है, आई कैप लिखा आ रहा है डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, फोर्स में आपको दिख रहा है आई कैप, आंसर में पहले से लिखा आ रहा है। अब आपको कैलकुलेट करना है 3 इंटू 1.5 अपॉन 25, 3 इंटू 1.5 अपॉन 25 सॉल्व करोगे तो आएगा 0.18 न्यूटन। तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी विद डायरेक्शन 0.18 न्यूटन, डायरेक्शन आई कैप, ठीक है। अब देखो फोर्स की वैल्यू भी आ गई 0.18, डायरेक्शन भी आ गई आई कैप, बट ये जो आई कैप आपने डायरेक्शन ली थी, आपने सपोज की थी कि आई कैप, मैंने ये आई कैप डायरेक्शन सपोज की है, राइट, इसमें गिवन नहीं था, तो फोर्स का हम आंसर देंगे 0.18 और साथ में क्या लिखोगे, डायरेक्शन क्या लिखोगे, डायरेक्शन लिखोगे इन द
डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप आंसर कैसे देखो, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोला है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो होगा 0.18 न्यूटन। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसका जो मोशन है, उसकी जो डायरेक्शन है, फोर्स आपका उसी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका 5.6। नेक्स्ट आ जाओ, देखो 5.7। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें डायरेक्शन अगर पूछते हैं तो हम हमेशा क्या करेंगे, से डायरेक्शन पूछते हैं तो हमेशा हम वेक्टर फॉर्म काम में लेंगे। तो नेक्स्ट देखो, बॉडी ऑफ मास 5 kg, अगेन बॉडी ऑफ मास 5 kg, ये आ गया 5 kg बॉडी का मास है, अपॉन बाय 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस, इस पर 2 फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट हो रहे हैं, फोर्स 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालनी है आपको। तो मैं 2 फोर्सेस यहाँ पर दिए गए हैं, 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। तो मैं सीधा डायग्राम बना के समझाऊँ आपको, डायग्राम से। ये हो गया 5 kg का ऑब्जेक्ट, इस पर 2 परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट होते हैं। तो पहला परपेंडिकुलर फोर्स लिया मैंने, फर्स्ट दिया है 8 न्यूटन और दूसरा दिया है आपको 6 न्यूटन, है परपेंडिकुलर, ड्रॉ कर दी दोनों, 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। ठीक है, तो गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब नेट फोर्स हम निकालें, अगर बॉडी पर नेट फोर्स क्या लगा, तो नेट फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। F1 प्लस F2 हमें करना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म, एडिशन जो हम करेंगे यहाँ पर वेक्टर एडिशन करेंगे। तो पहला फोर्स 8 न्यूटन, F नेट 8 न्यूटन आ रहा है। अगर डायरेक्शन आप देखो तो क्या लिखोगे, आई कैप, इसकी डायरेक्शन क्या लिखोगे, जे कैप। तो F1 आ गया 8 आई कैप, F2 आ गया 6 जे कैप। ये नेट फोर्स है, ये नेट फोर्स की डायरेक्शन भी आ गई, ये नेट फोर्स वेक्टर है 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ठीक है, तो क्या नेट फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या इस वेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, ताकि हमें नेट फोर्स की अमाउंट मिल जाए, मैग्नीट्यूड मिल जाए। तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा 8 आई कैप 6 जे कैप है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आई कैप, जे कैप, के कैप के मल्टीपल्स का स्क्वायर करके, ऐड करके अंडर रूट निकालते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे नेट फोर्स कितना आ गया, 8 स्क्वायर हो गया आपका, 8 स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, टोटल हो जाएगा 100, 100 का अंडर रूट निकालेंगे आएगा 10 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना आया बॉडी पर, 10 न्यूटन। ठीक है, तो नेट फोर्स जो आएगा वो 8 आई कैप और जे कैप डायरेक्शन में मिक्स आ रहा है, तो ये नेट फोर्स होगा। ये रहा, कितने न्यूटन का नेट फोर्स है, 10 न्यूटन का, ये नेट फोर्स हो गया 10 न्यूटन। ठीक है, बट क्या इसमें फोर्स पूछा है, नहीं, इसमें आपसे पूछा है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी हम लें तो एफ नेट फोर्स इक्वल्स टू आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वेक्टर की अगर हम बात करें तो जो एरो लगता है फोर्स के ऊपर, तो उधर वेक्टर का एरो लग रहा है एक्सेलरेशन के ऊपर। तो जब F इक्वल्स टू ma लिखा है, इक्वल टू का साइन है, इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी। दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। इसका मतलब चाहे हम फोर्स की डायरेक्शन निकालें, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी निकलेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन भी निकाल लेंगे, पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। चलो, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, नेट फोर्स अपॉन मास। तो नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स हमने निकाला 10 न्यूटन, मैग्नीट्यूड वाइज 10, और मास कितना है ऑब्जेक्ट का, 5 है। तो नेट फोर्स हो गया 10, मास हो गया 5, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपने निकाला है मैग्नीट्यूड, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बट अब क्या चाहिए, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन। और डायरेक्शन के लिए हम क्लियर कर चुके हैं कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, और वो ये डायरेक्शन है, ये वाली। तो ये डायरेक्शन है, इसका मतलब हमें 8 न्यूटन से उसका एंगल बताना पड़ेगा। 8 न्यूटन से एंगल बताना है। तो देखो आप, ये एक वेक्टर हो गया, एक फोर्स ये हो गया आपका पहला फोर्स F1। ठीक है, ये सेकेंड फोर्स है। इस वेक्टर को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ,
तो ये हो गया F2 फोर्स जो कितना है 6 न्यूटन है। 6 न्यूटन था ना फोर्स, और एक 8 न्यूटन हो गया, एक 6 न्यूटन हो गया। तो क्या हम थीटा निकाल सकते हैं यहाँ पर? तो हम थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, टेन थीटा निकालेंगे। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो गया 6, बेस क्या हो गया 8, कैंसिल करें तो उसको मैं 3/4 लिख सकता हूँ। वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। 3/4 मतलब 0.75 आ जाएगा। टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.75। तो थीटा जो आएगा वो लिख सकते हैं टेन इनवर्स 0.75, ये थीटा होगा। तो एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड तो क्या दोगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए आप क्या बोलोगे, डायरेक्शन के लिए बोलोगे थीटा टेन इनवर्स 0.75। अगर थीटा की वैल्यू पे जाए तो ये लगभग 0.75 की बात करें तो 36.9 डिग्री आता है। अगर टेबल से कैलकुलेशन करें तो एंगल, अगर टेन थीटा की अगर बात करें, टेन थीटा 0.75 तो थीटा कितना होगा 36.9 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे डायरेक्शन के लिए कि एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी इज एट 36.9 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ 8 न्यूटन फोर्स, विद द डायरेक्शन ऑफ 8 न्यूटन फोर्स। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ए के लिए डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 2 एंड डायरेक्शन ऑफ ए इज एट एंगल 36.9 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ 8 न्यूटन फोर्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। डायरेक्शन भी आ गई, एंगल भी आ गया, एंगल 36.9 विद 8 न्यूटन फोर्स। ठीक है, इस तरह से आपने डायरेक्शन भी लिख दी और मैग्नीट्यूड लिख दिया 2। क्लियर? तो ये था न्यूमेरिकल। नेक्स्ट आ जाओ 5.8, द ड्राइवर ऑफ थ्री व्हीलर। थ्री व्हीलर का ड्राइवर है मूविंग विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहली बात एक चीज़ और सीखें, यहाँ पे स्पीड क्या दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर अगर दे रखा हो तो आप क्या करोगे, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 5/18 से मल्टीप्लाई करते ही ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो 18 से 36 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो आंसर आ गया। स्पीड जो है ना इसकी वो है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब वो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, अचानक उसने क्या देखा, सीज अ चाइल्ड स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड। रोड के बीच में चल दिखा उसको चाइल्ड, एंड ब्रिंग्स हिज व्हीकल टू रेस्ट इन 4 सेकेंड्स जस्ट इन टाइम टू सेव द चाइल्ड। चाइल्ड को उसने रोड पे देखा, उसने ब्रेक्स लगाए और 4 सेकेंड में उसने अपने थ्री व्हीलर या अपनी गाड़ी को रोक दिया। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल? द मास ऑफ थ्री व्हीलर इज 400 kg एंड मास ऑफ ड्राइवर इज 65 kg। 400 kg का तो गाड़ी है, 65 kg का ड्राइवर है। दोनों का मूवमेंट था फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दोनों का मूवमेंट था इस डायरेक्शन में, ले लें कि फॉरवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट था। क्या स्पीड थी 10, तो मैं इसकी स्पीड लिख देता हूँ 10 I कैप। ये हो गया इसका इनिशियल स्पीड u। ठीक है, तो u हो गया 10। अब ये 4 सेकेंड्स के बाद, 4 सेकेंड्स का टाइम ही लेता है, फाइनल स्पीड क्या हो जाती है 0। रोक लिया इसने। ठीक है, टैक्सी को रोक लिया, 4 सेकेंड्स में फाइनल स्पीड हो गई 0। तो आप बताएं, आप क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल? उसको रोकने के लिए जो उसने ब्रेक्स लगाए, ब्रेक्स लगाने के लिए जो रिटार्डिंग फोर्स लगाया वो कितना लगा ताकि उस टैक्सी को 4 सेकेंड में रोक सकें। तो फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, F = क्या होगा mv - u अपॉन t। ये फोर्स है, विद डायरेक्शन आएगा। देखो अगर ये फॉर्मूला काम में ले रहे हैं वेक्टर फॉर्म वाला, तो फोर्स ये आ गया F, ये निकालना है हमें एवरेज फोर्स। मास कितना है, किसको रोका उसने, अपने थ्री व्हीलर को और खुद को भी, वो भी तो खुद बैठा था। तो टोटल मास जो आप लोगे 400 kg का तो है थ्री व्हीलर और 65 kg का है ड्राइवर। तो टोटल मास जो आएगा वो आएगा 400 + 65। तो टोटल जो मास मूविंग था वो था 465 kg, और टोटल जो मास रुकेगा 4 सेकेंड में वो भी है 465 kg। गाड़ी को रोकना मतलब खुद भी तो रुकेगा। तो टोटल जो मास हम लेंगे यहाँ पे वो लेंगे 465 kg। तो फाइनल स्पीड रोक दिया तो 0 हो गया। इनिशियल स्पीड क्या थी 10 I कैप, यहाँ लिख देते हैं 10 I कैप। देखो इनिशियल स्पीड क्या है 10 I कैप, और कितने टाइम में रोका 4 सेकेंड्स में। ठीक है, 4 सेकेंड्स में रोक दिया। तो आपका देखो फोर्स की वैल्यू आ गई यहाँ पर। फोर्स की जो वैल्यू आएगी ये आएगी
-465 इंटू 10 कर लेता हूँ, तो 4650 डिवाइड बाय 4, और डायरेक्शन के लिए आया आई कैप, और माइनस भी आ रहा है। देखो आगे फोर्स की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू तो आ रही है 4650 डिवाइड बाय 4, और डायरेक्शन आ रही है माइनस आई कैप। तो 4650 डिवाइड बाय 4 करें तो ये वैल्यू मिलती है आपको 1162.5 1162.5 न्यूटन का फोर्स है। डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो माइनस आई कैप लिखा है, तो आप कैसे देखो, आंसर देखो क्या दोगे, फोर्स की वैल्यू बताओ, अमाउंट ऑफ द फोर्स, व्हाट इज द एवरेज फोर्स रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल, द मास ऑफ द थ्री व्हीलर। इसने कहा रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग आपको पता है ये ब्रेक्स लगाने से आता है, डी एक्सेलेरेट करने से आता है, इसका मतलब इसकी स्पीड कम करने के लिए जो फोर्स लगाया, तो डेफिनेटली ये रोकने वाला फोर्स हमेशा उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो वैल्यू क्या बताएंगे, व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल, तो आंसर आ गया आपका फोर्स, आंसर में लिख देता हूँ यहाँ पर, फोर्स की वैल्यू पूछी है तो 1162.5 न्यूटन ये फोर्स लगेगा। और डायरेक्शन क्या बताओगे, डायरेक्शन फोर्स की आएगी, पूछा इसने, डायरेक्शन वैसे पूछा नहीं है, इसने पूछ लिया, पहले बता दिया इसने, रिटार्डिंग फोर्स है। रिटार्डिंग क्या करता है, जो टैक्सी को, थ्री व्हीलर को, गाड़ी को रिटार्ड करेगा, और रिटार्ड करने के लिए हमेशा क्या होता है, फोर्स क्या लगेगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, रोकने वाला फोर्स हमेशा अपोजिट लगता है। तो फोर्स की वैल्यू होगी 1162.5 न्यूटन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5.8। अब देखो आगे नेक्स्ट 5.9, अ रॉकेट विद अ लिफ्ट ऑफ मास 20,000 kg is blasted upwards with an initial acceleration 5 meter per second square. Calculate the initial thrust और फोर्स कह सकते हैं हम ऑफ द ब्लास्ट। रॉकेट जब ब्लास्ट हुआ, मतलब मूवमेंट इसका स्टार्ट हुआ, तो उसको कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, ये आपसे इसमें पूछा है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो इसमें कैसे करोगे आप इसको, फोर्स की बात कर रहा है, फोर्स की बात, कितना फोर्स इनिशियल थ्रस्ट बोला है चाहिए होगा उसको, उस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, सबसे पहली बात, रॉकेट को लॉन्च करने के लिए आपको पता है रॉकेट है, रॉकेट को लॉन्च करना है अगर, तो इसका लॉन्च करने के लिए सबसे पहले आप देखो स्टैंड होता है, इस तरह से ये स्टैंड है, तो इसका जो वेट है वो कितना है, वो देखो, इसको ऊपर डालना है तो वेट कितना है, वेट होता है mg, मास लिखा है 20,000 kg का रॉकेट है, तो उसका जो वेट होगा वो mg है। ठीक है, फिर इसको एक्सेलरेट करना है, इनिशियल एक्सेलरेशन देना है, इसको दौड़ाना है, इसको एक्सेलरेट करना है ऊपर की तरफ, वो एक्सेलरेशन दे दिया आपको 5, तो जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा F वो होगा ma। किसी को भी एक्सेलरेट करने के लिए, किसी को भी एक्सेलरेट करने के लिए जो फोर्स चाहिए होता है वो होता है ma। ठीक है, तो ma इसको एक्सेलरेट करने के लिए चाहिए, साथ में जो ग्रेविटेशनल पुल है इसके अगेंस्ट भी आपको इसमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ग्रेविटेशनल पुल का मतलब इसका वेट होता है, तो वेट और दोनों आपको यहाँ पर देखो, अब मास एक्सेलरेशन जो आएगा वो 5 का है। अब थ्रस्ट, जो थ्रस्ट इसने पूछा है, थ्रस्ट एक तो ग्रेविटेशन पुल के अगेंस्ट और एक आएगा इसको एक्सेलरेट करने के लिए, इसको एक्सेलरेशन इम्पार्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप देखो जो इनिशियल थ्रस्ट इसमें पूछा है, थ्रस्ट Ft, ये आएगा, एक तो वेट Ft चाहिए होगा ऊपर की तरफ, वेट लगता है डाउनवर्ड्स, वेट तो है ना, उसको एक्सेलरेट करना है हमें ऊपर की तरफ, तो वेट के अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा, प्लस साथ में उसको एक्सेलरेट करना है, एक्सेलेरेशन देना है, तो Fp तो आएगा जो ऊपर की तरफ करना है हमें। ठीक है, ये भी हमें चाहिए होगा, रिक्वायर्ड होगा, तो इतना ही फोर्स हमें यहाँ पे इसको चाहिए होगा ऊपर की तरफ कह सकते हैं। तो एक्सेलरेशन देने के लिए जो आपको फोर्स चाहिए होता है ma है, और वेट जो ग्रेविटेशन पुल है उसके अगेंस्ट भी आपको फोर्स देना है, तो आपके दोनों टोटल जो है आपको जो रिक्वायर्ड होगा ये आएगा वेट प्लस F। वेट होता है mg और F हो गया ma। समझ गए?
किसी भी चीज़ को उठाओगे ना अगर आप, तो उसके वेट के बराबर फोर्स तो लगाना ही पड़ता है। अब उठा के फेंकोगे तो और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये mg तो फोर्स हमें चाहिए होगा उठाने के लिए, और ma हमें चाहिए होगा इसको एक्सेलरेट करने के लिए। ठीक है, तो m हो गया आपका 20,000 और g कितना है 10, और एक्सेलरेशन कितना है 5। g की वैल्यू 10 ले लें, एक्सेलरेशन हम 5 ले लेते हैं, तो ये आ गया 15 इंटू 2, ये आ गया 30, फिर ये 0 0 0 0। ठीक है, तो 20,000 वेट था, 20,000 इंटू 15 कर देंगे तो ये आ गया अमाउंट हमारे पास फोर्स का। तो अब 3 इंटू 10⁵ न्यूटन, इतना फोर्स हमें चाहिए होगा। इसको कह रहे हैं इनिशियल थ्रस्ट गिवन टू रॉकेट। इनिशियल थ्रस्ट हो गया गिवन टू रॉकेट फॉर ब्लास्ट द रॉकेट। ठीक है।